हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, क्या आपने सोचा है घर पे पाने जाने वाला सादा सा नमक एक रॉ मटेरियल बन सकता है सोप बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, मेडिसिन या फिर फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी आपका सादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ओनली बच्चे, इस नमक से आप लोग इतने सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड भी बना सकते हो। तो इसी वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। आज का वीडियो होने वाला है एक सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल होता है इन सारे केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए, यही देखने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो जो एक कॉस्टिक सोडा होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेकिंग सोडा बना सकते हो, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऐसे अनेक प्रकार के केमिकल कंपाउंड बस बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड आप लोग बना सकते हो। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने हेडिंग देना है और हेडिंग रहेगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है बच्चे? तो ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ब्राइन इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड इनटू द वाटर। इसका मतलब बच्चे हमने क्या कर दिया, सोडियम क्लोराइड का पानी में डिसॉल्व कर दिया, सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, लेकिन कंसंट्रेशन ज्यादा रखा है। इसको बच्चे मैंने क्या बोला, ब्राइन बोल दिया। कभी आपको पूछा था व्हाट इज अ कंपोजिशन ऑफ अ ब्राइन? द कंपोजिशन ऑफ अ ब्राइन इज नथिंग बट द सोडियम क्लोराइड व्हिच इज डिसॉल्व इनटू द वाटर। हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और हमें क्या करना है बच्चे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बच्चे हमें इसके अंदर पास करनी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए बच्चे हमें इसको दो रॉड डालने पड़ेंगे और ये दो रॉड मतलब इलेक्ट्रोड्स रहेंगे। आपका एक रहेगा एनोड, एक रहेगा कैथोड, और बाद में इलेक्ट्रिक करंट आप लोग ऑन करने वाले हो। लेकिन बिफोर गोइंग टू द इलेक्ट्रोलिसिस बच्चे मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। जैसे बच्चे अगर मैंने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, राइट ना, NaCl एक्वस इसको बना दिया। NaCl एक्वस तो पानी में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट मतलब क्या बेटा, पानी ने क्या कर दिया, उसके कटायंस अनायन को सेपरेट कर दिया, मतलब उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको सेपरेट कर दिया। बेटा तुम्हारे क्या बन गए, इंडिपेंडेंट आयन बन गए। इंडिपेंडेंट आयन मतलब ये Na+ और ये Cl- अलग अलग कटायन अनायन आपके बन गए। लेकिन बच्चे यहां पे पानी भी तो टूट गया। पानी किस में टूट गया, H+ एंड OH- आयन में टूट जाता है। इसका मतलब बेटा आपको इस सॉल्यूशन में दो प्रकार के कटायन मिलने वाले। एक होता है Na+, H+ पानी से आ गया, Na+ सोडियम क्लोराइड से आ जाता है। नेक्स्ट वन Cl- OH-। ये दो प्रकार के कटायन, दो प्रकार के अनायन आपके ब्राइन में प्रेजेंट है। समझ में आ गया? अब बच्चों जरा देखना, इमेजिन कर लो ये इलेक्ट्रोड होता है। दिस द इलेक्ट्रोड विच इज पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज टर्मिनल एंड दिस द इलेक्ट्रोड, सपोज ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है और ये एक सोल्यूशन है बेटा। अब इसको मान लो एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हो। जब भी आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया बच्चे तो क्या होने वाला है, जितने भी कटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जितने भी अनायंस होते हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे, माइग्रेट करेंगे टू गेट अ डिस्चार्ज। बच्चे जरा देखना, आई रिपीट, क्या याद रखना बच्चे, C2C A2A। समझ में आ गया? C2C मतलब कटायंस कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे और A2A मतलब अनायंस एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। अगर कटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट कर रहे तो कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है बेटा, कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे याद रखोगे कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? क्योंकि कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कटायन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा बच्चे, नेगेटिव रहेगा। इसलिए बच्चे याद रखना, अगर तुम्हें कैथोड के ऊपर चार्ज पता नहीं, एटलीस्ट तुम्हें कटायन को तो पता है ना। कटायन अगर पॉजिटिव रहेगा तो कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अनायन अगर नेगेटिव है तो एनोड क्या होने वाला है बच्चे, एनोड तो आपका पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल आपके होते हैं एनोड। कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है सर एनोड और कैथोड के ऊपर साइन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो बेटा इस कंफ्यूजन को कैसे अवॉइड करो पता है क्या, C2C कटायंस कैथोड की तरफ, A2A अनायंस एनोड की तरफ। कटायन पॉजिटिव होते तो कैथोड रहेगा नेगेटिव, अनायन नेगेटिव है, अनायन नेगेटिव है तो एनोड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस तरह से बच्चे आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, ये दोनों कटायन कैथोड की तरफ जाएंगे, दोनों अनायन एनोड की तरफ आएंगे। लेकिन बच्चे याद रखना, जो दोनों कटायन कैथोड की तरफ जाएंगे लेकिन डिस्चार्ज कौन होने वाला है, तो हाइड्रोजन इज गेटिंग डिस्चार्ज। यहां पे कौन डिस्चार्ज करेगा, हाइड्रोजन इज गेटिंग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब वहां पे जाके वो ऑक्सीडेशन, सॉरी वहां पे होता है रिडक्शन।
रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और बच्चे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये Cl माइनस डिस्चार्ज यहाँ पे हो गया। इसका मतलब बेटा जरा देखना, OH माइनस इज नॉट गेटिंग डिस्चार्ज, Na प्लस इज नॉट गेटिंग डिस्चार्ज। अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में Na प्लस एंड OH माइनस है, अरे बेटा OH माइनस आ गया तो सॉल्यूशन कौन सा नेचर का रहेगा, बेसिक इन नेचर रहेगा। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, कैथोड के ऊपर कौन सा गैस निकलने वाला है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अच्छा, तो एनोड के ऊपर कौन सा गैस निकलने वाला है बच्चे, तो क्लोरीन गैस निकलेगा। अच्छा, बीच का सॉल्यूशन का नेचर क्या रहेगा, बीच का सॉल्यूशन का नेचर रहेगा बच्चे आपका NaOH रहेगा। अरे NaOH रहेगा तो बेटा पीएच क्या रहेगा, सॉल्यूशन का पीएच, मतलब जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, NaOH सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसका पीएच क्या रहेगा, पीएच क्या रहेगा बच्चे, तो मोर देन 7 होने वाला है। दिस इज अ वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग थिंग दैट वन नीड टू अंडरस्टैंड। चलो बच्चों, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलिसिस है बच्चे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन मैंने किया है। यहाँ पे निकलने वाला आपका हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे निकलता है क्लोरीन गैस। लेकिन क्लोरीन गैस कहां पे निकल रहा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल दैट वी कॉल्स एनोड, ये होता है नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल दैट वी कॉल्स कैथोड। हाइड्रोजन गैस निकला, क्लोरीन गैस निकला, अंदर का सॉल्यूशन क्या बचा बच्चे, अंदर का सॉल्यूशन NaOH बच गया। यहां से हम लोग सोडियम क्लोराइड को पास कर रहे हैं। ये होता है आपका एक पोरस पोरस एक मटेरियल होता है विच सेपरेट द सॉल्यूशन, डायफ्रागम उसको बोला गया, समझे ना, पोरस डायफ्रागम होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, NaCl को यहां से पास कर लेते हैं, तो यहां पे NaOH आपको मिल रहा है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा मिल रहा है, लेकिन वो कहां पे मिल रहा है, तो कहां पे मिलता है, तो कैथोड की तरफ मिल रहा है, कैथोड की तरफ मिल रहा है बच्चे। ये चीज को हमेशा याद रखना, मतलब यहां पे कहां जमा हो रहा है, लेकिन गैस कौन सा निकल रहा है, तो गैस कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है बच्चे। तो इसी को हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिख दिया है बच्चे, जरा देखना, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें पानी डाला, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट बच्चे यहां पे लिखा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपका NaOH बन गया। NaOH को मैंने क्या बोल दिया बच्चे, कॉस्टिक सोडा। समझ में आ गया, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन आपका बन जाता है। हाँ, क्लोरीन गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस कहां पे निकला, कोई बताएगा बच्चे, हाइड्रोजन गैस आपका निकल जाता है कैथोड के ऊपर। और एनोड के ऊपर कौन सा गैस निकला बच्चे, तो एनोड के ऊपर आपका क्लोरीन गैस निकल गया है। बच्चों याद रखना, क्लोरीन गैस निकला और यहाँ पे कॉस्टिक सोडा को ही मैं बोलता हूं अल्कली। समझ में आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है बच्चे। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये जो रिएक्शन हुआ, यहाँ पे कटायन कैथोड की तरफ गए, अनायन एनोड की तरफ गया, H प्लस कैथोड की तरफ गया और Cl माइनस एनोड की तरफ गया। लेकिन जाके किया क्या, अभी जो बातें मैं तुमसे बताने वाला बच्चे, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं इसके संबंध आपको मेटल नॉन मेटल इलेक्ट्रोलिसिस में आने वाले हैं, तो क्यों ना इसको अच्छी तरह से किया जाए। अच्छा, कैथोड पे बच्चे हमेशा एक चीज याद रखना, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन प्रोसेस, और एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, तो एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये तो सभी को पता है, चैप्टर नंबर 1 में आपने किया होगा, नहीं देखा होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा बच्चों। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो सारी बातें की हम लोगों ने। अच्छा, रिडक्शन का मतलब होता है बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, समझे ना, एनोड की तरफ। मतलब बेटा ये गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, तो उस प्रोसेस को बच्चे मैं क्या बोलता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देता हूं ना, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब बच्चे अगर आपने देख लिया तो यहां पे जरा देखना, हाइड्रोजन, यहां पे क्या कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। अगर वो साइमल्टेनियसली चल रहा है तो उसको मैंने क्या बोला, रेडॉक्स रिएक्शन है, समझे ना। यहां पे क्या होता है बच्चे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे आ गए आपके इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्किट को कंप्लीट करेंगे और यही इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। समझ में आ गया, जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे जो आया इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेने वाला है, H+ लेगा। समझ में आ गया। क्लोरीन ने क्या कर दिया बच्चे, क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन को यहां पे छोड़ दिया। Cl- का मतलब जरा समझो बच्चों, Cl- का मतलब होता है, माइनस मतलब उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज कहां पे दे रहा है बच्चे, देखना, इमेजिन कर लो, विजुअलाइज कर लो, ये Cl- है। Cl- ने क्या कर दिया, माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। अच्छा, वो Cl- ने इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल दिया। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन है। और जो क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन है H+
बेचारा भूखा प्यासा इलेक्ट्रॉन का मारा, उसने क्या कर दिया, उसने वो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, समझे ना। इसका मतलब क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया कहां पे, तो एनोड के ऊपर दे दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया और बेटा जो H+ है उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है बच्चे, उसी को एक्सप्लेन किया है थ्रू दिस रिएक्शन। एट द कैथोड क्या होता है, रिडक्शन, एट द एनोड ऑक्सीडेशन। Cl माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास, और बेटा दो क्लोरीन आएंगे। क्लोरीन तो डायटोमिक होता है ना, क्लोरीन कभी सिंगल नहीं होता, हम लोग हमेशा Cl2 लिखते हैं। तो इसका मतलब दो क्लोराइड क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को देंगे। दो क्लोराइड ने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन को दे दिया और क्लोरीन गैस यहां पे फॉर्म हो गया। Cl का फॉर्मूला बेटा, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला Cl कभी नहीं होता, Cl2 होता है। इसका मतलब जब दो Cl2 फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब दो क्लोराइड दो इलेक्ट्रॉन को देंगे, यहां पे हो गया दो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब वो दो इलेक्ट्रॉन कौन लेने वाला है, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो बेटा +1 चार्ज होता है। +1 चार्ज मतलब बेटा वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पे दो हाइड्रोजन आएंगे और वो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और यहां पे आपका हाइड्रोजन गैस तैयार हो जाता है। और ये कंसेप्ट होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन का। मतलब कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो गया, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो गया, यहां से इस तरह से पता चला कैथोड पे कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन सा गैस निकला, तो क्लोरीन गैस यहां पे निकल जाता है। अगर बच्चे मैंने इस प्रोसेस को बोला क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला गया, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब होता है बच्चे क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है और यहां पे अल्कली भी तो जनरेट हो रहा है ना, समझे। अल्कली कौन सा जनरेट हुआ, कोई बताएगा। सोडियम से बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस निकल गया, क्लोरीन गैस निकल गया, तो बचा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली होता है। एज द क्लोरीन गैस इज आल्सो इवॉल्व्ड, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ क्लोर अल्कली प्रोसेस। समझ में आ गया, क्योंकि इट प्रोड्यूस द क्लोरीन गैस एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज आल्सो नोन एज अ कॉस्टिक सोडा, इसीलिए उसको क्या बोला गया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो बच्चे इसके ऊपर भी कई सारे सवाल पूछे गए। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन बच्चे, आपने इंपॉर्टेंट थिंग पूरी समरी कैसे याद रखना है, इस तरह से याद रखना है। क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाता है कहां पे, तो एनोड पे। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है, एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गया। कैथोड, कैथोड पे कौन सा गैस इवॉल्व हो गया, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकल जाता है और सॉल्यूशन में बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। ये याद रखना बच्चे आप लोगों ने, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पे इवॉल्व नहीं हुआ, वो वहां पे ना प्रोड्यूस्ड हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पे जमा हो रहा है। समझ में आ गया, वो इवॉल्व गैस इवॉल्व हो गया बच्चे। गैस इवॉल्व इज नथिंग बट द क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते बच्चे। मुझे बताओ, क्लोरीन गैस तो मिल गया, ठीक है ना, क्लोरीन गैस मिल गया। अब क्लोरीन गैस एक प्रोडक्ट आपको मिल गया, तो उस क्लोरीन गैस को हम लोग यूज कर लेते हैं। कहां पे यूज कर लेते, तो ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट है बच्चे रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पूछा था। ब्लीचिंग पाउडर इज नथिंग बट द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर होता है। लेकिन सर ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का एकदम आसान तरीका होता है बच्चे, आपको लेना पड़ता है स्लेक लाइम। समझ में आ गया, क्या लिया बच्चे, स्लेकेड लाइम आपने लिया। स्लेकेड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन सा गैस पास कर रहे हो, क्लोरीन गैस को पास कर रहे हो। जो क्लोरीन गैस हमें कहां पे मिला था, एनोड पे मिला था, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। समझ में आ गया, कभी कभी ऐसे सवाल पूछे थे, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन एक्स गैस इवॉल्व एट द एनोड, और वो एनोड का एक्स गैस हमने पास कर दिया स्लेकेड लाइम के ऊपर। बेटा इस तरह से अनेक प्रकार के सवाल पूछे थे। तो यहां पे आपका केमिकल रिएक्शन कौन सा बन जाता है बच्चे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस यहां पे वाटर बन गया। कुछ भी करके ये रिएक्शन आपने याद रखना पड़ेगा। तो बच्चे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, वन सेकेंड देखना, ये लिया आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके ऊपर कौन सा गैस पास कर दिया, क्लोरीन को पास कर दिया। क्लोरीन को पास कर दिया तो यहां पे आपका केमिकल कंपाउंड बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस आपका बन जाता है पानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बच्चे, जरा देख लेना आप लोगों ने, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह से आपका ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल कंपाउंड बन गया। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है, नाम से पता चलेगा वो ब्लीच करने वाला है। अच्छा चलो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को जरा समझ लेते बच्चे। इंपॉर्टेंट यूजेस, पहला यूज क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज अ कॉमन डिसइंफेक्टेंट
डिसइंफेक्टेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। इट किल्स ऑल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया को वो किल करता रहता है, सारे वायरसेस को किल करता रहता है। तो बेटा पहला यूज वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, स्विमिंग पूल में, बेटा स्विमिंग पूल में जितना पानी होता है ना बच्चे, वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है। इट इज यूज्ड टू सैनिटाइज द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़े विपड़े बनाने की कंपनी होती है ना, इट इज यूज्ड टू ब्लीच द कॉटन एंड द लिनन। कॉटन को एकदम ब्लीच करने के लिए, उसका कलर गायब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चे हमने कई बार पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद होगा रिड्यूस। समझ में आ गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज और मेनी केमिकल रिएक्शंस हम लोग यूज करेंगे। स्टेन रिमूवल का भी काम करेगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है बच्चे। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बेटा बड़ा बड़ा सा तुमने देख लिया, तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, टू क्लीन द वाटर जर्म्स एंड फ्रॉम द बैक्टीरियाज। समझे ना? चलो आगे बढ़ लेते हैं, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा एक चीज याद रखना, बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है, और वॉशिंग सोडा तो कुछ अलग ही किस्सा है। तो बच्चे जरा देखना, पहले तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है। बेकिंग सोडा इज नथिंग बट योर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है बच्चे? सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने क्या बोला? बेकिंग सोडा बोल दिया। बेकिंग सोडा आपके घर में भी होता है, लेकिन घर में बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा तो होता नहीं। चलो हम लोग पहले बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लेते हैं। बेकिंग सोडा बनाने का बेटा तरीका आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। आपने क्या करना है, सोडियम क्लोराइड लिया, पानी में डाल दिया। समझ में आ गया? सोडियम क्लोराइड पानी में डाल दिया, बाद में उसके ऊपर दो गैसेस को आपको पास करना है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया बच्चे, तो आपको केमिकल कंपाउंड बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये केमिकल कंपाउंड आपका बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह से बन जाता है बच्चे। तो अल्टीमेटली ये जो अमोनिया है ना, अमोनियम क्लोराइड बना देता है। अमोनियम क्लोराइड बन गया बच्चे, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया, तो बाकी का रह क्या गया, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन जाता है। बेटा याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला गया है, बेकिंग सोडा। अब जरा देखना बेकिंग सोडा कहां कहां पे यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे, फटाफट लिखना शुरू कर दो। इट इज ऑल्सो यूज एज एंटासिड। एंटासिड मतलब अपोजिट टू एसिड, क्योंकि दिस सॉल्ट इज बेसिक इन द नेचर। लास्ट की वीडियो में हमने एसिड सॉल्ट बेसिक सॉल्ट कैसे पहचानना है हम लोगों ने देखा था, क्योंकि ये आपका एक बेसिक सॉल्ट हो जाता है। तो बेटा जितनी भी एक्सेस एसिड जनरेट हुआ है इन योर स्टमक, उसको क्या कर लेता है, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, और ये एंटासिड की तरह काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है बच्चे, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया था फायर एक्सटिंग्विशर में। अगर वो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर, और बेकिंग सोडा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर लेता है, फायर एक्सटिंग्विशर। कुकिंग में भी भर भर के इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुकिंग में बेटा उसको अगर तुम लोग गर्म करते हो तो इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, तो बेटा वो फूड को क्या कर लेता है, फ्लफी कर लेता है, समझे ना, स्पॉन्जी कर लेता है, छोटे छोटे पोर्स उसको में बन जाते हैं फूड में। तो बेटा टू मेक द फूड वेरी फ्लफी एंड वेरी स्पॉन्जी बनाने के लिए भी काम आ जाता है। नेक्स्ट वन, प्रिवेंटिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, दूध वाले कभी कभी क्या कर लेते पता है, दूध वाले दूध में मिक्स कर लेते हैं बेकिंग सोडा, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड दूध क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड का थोड़ी दिन के बाद प्रमाण बढ़ता है, थोड़े घंटों के बाद लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, और इस तरह से वो दूध खराब हो जाता है। टू अवॉइड इट, न्यूट्रलाइज इट, हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर बेकिंग सोडा को डाल देते हैं, विच इज रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, लेकिन चलो कर लेते तो क्या करें। नाउ द नेक्स्ट वन, सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे बेकिंग पाउडर अब आ गया सर, बेकिंग सोडा मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चे, तो ये बेकिंग पाउडर आपके घर में भी मिलेगा। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा खट्टा लगता है बच्चे, जरा देखना इसका मतलब क्यों खट्टा होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है एक माइल्ड एसिड, टर्टेरिक एसिड। टर्टेरिक एसिड जो आपको टैमरिंड में मिलता है, राइट, रिमेंबर टैमरिंड हो गया तो टैमरिंड में या फिर ग्रेप्स में आपको टर्टेरिक एसिड मिलता है। ये टर्टेरिक एसिड एक माइल्ड एसिड होता है, और ये माइल्ड एसिड हम लोग क्या करते हैं बच्चे, बेकिंग सोडा में डाल देते हैं, और इस तरह से बेकिंग पाउडर बन गया। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का एक डिफरेंस होता है बच्चे, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एंड बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टर्टेरिक एसिड, एक माइल्ड एसिड होता है। बेटा उसके भी यूजेस सेम है,
केक्स बनाने में, ब्रेड बनाने में, कुकीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ये बेकिंग पाउडर। मतलब इट इज अ होम अप्लाई, मतलब इसके होम एप्लीकेशन बहुत सारे, किचन एप्लीकेशन बहुत है, कुकिंग में हमेशा ये काम आ जाता है बच्चे। इवन क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज बच्चे जब भी इसको गर्म करते हो तो गर्म करोगे तो बाइल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कौन? ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसके साथ? बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करके आपके जो पकौड़े होते हैं वो क्रिस्पी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग वहां पे सोडा मिलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन आता है बच्चे वॉशिंग सोडा। क्या होता है वॉशिंग सोडा? बेटा याद रखना, बेकिंग सोडा अलग, वॉशिंग सोडा अलग होता है। वॉशिंग सोडा मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ गया? वॉशिंग सोडा का मतलब क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। अब बच्चे जरा देखना, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सिंपल सी ट्रिक क्या होती है पता है बच्चे? सिंपल सी ट्रिक होती है कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट लेना। अच्छा मुझे बताओ बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट इज नथिंग बट योर HCO3 1- ये होता है आपका बाइकार्बोनेट। एंड किसी भी बाइकार्बोनेट को अगर आप लोग गर्म करते हो ना तो इट विल कन्वर्ट इनटू मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इसका मतलब बेटा अब देखना, मेटल बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। आई रिपीट बच्चे, मेटल बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अब बच्चे जरा देखना, इसी का एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे बच्चे मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने कर दिया गरम, सोडियम बाइकार्बोनेट को गरम कर दिया तो बच्चे यहां पे क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3। रिमेंबर कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? 2- और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? 1-, इसलिए यहां पे अलग फॉर्मूला, यहां पे अलग फॉर्मूला बना, सोडियम कार्बोनेट बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इस तरह से बन गया बच्चे इक्वेशन को। यहां पे मैंने बैलेंस कर दिया तो एक आसान तरीका हो जाता है। रट्टा मत मारो केमिकल रिएक्शन को, बिल्कुल रट्टा मत मारो, बस दिमाग में छाप लेना कि बाइकार्बोनेट को गर्म किया तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। आई रिपीट बच्चे, बाइकार्बोनेट को गर्म किया तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा मुझे बताओ ये बाइकार्बोनेट मतलब क्या था? ये बाइकार्बोनेट मतलब था बेकिंग सोडा था। समझ में आ गया? क्या था? बेकिंग सोडा था। और बच्चे ये मेरे लिए क्या बन गया? फिर ये मेरे लिए वॉशिंग सोडा बन गया। वॉशिंग सोडा बाद में वॉशिंग सोडा बनता है, पहले तो ये क्या हो गया? सोडा ऐश इसको बोला गया, ठीक है ना। बाद में इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। नाउ लेट्स सी, वही मैं बात करना चाहता हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और ये अनहाइड्रस फॉर्म है बेटा। अनहाइड्रस मतलब उसके साथ कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है। इसको मैंने क्या बोला? सोडा ऐश बोल दिया, सोडा ऐश। जरा देखो, अब इसी सोडा ऐश को हम लोग क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। इसका क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। किसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सोडियम कार्बोनेट का हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको ठंडा करेंगे। समझ में आ गया? जब ठंडा होगा तो इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा। जब क्रिस्टलाइजेशन होगा बच्चे तो जरा देखना, ये जो सोडियम कार्बोनेट, जो सोडा ऐश आपका फॉर्म हुआ है, उसके साथ पानी मिल जाता है बच्चे, और यह आपका बन जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया। और इसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को बच्चे मैंने क्या बोल दिया? वॉशिंग सोडा, इस तरह से बोल दिया। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है बच्चे। लेकिन मुझे पता है कई बच्चों को इतना सारा कंफ्यूजन होता है, ढेर सारा कंफ्यूजन। उस ढेर सारे कंफ्यूजन को अवॉइड कैसे किया जाता है? वन शॉट में जरा देखना बच्चे। तो मैंने यहां पे लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पे लिखा बच्चे मैंने सोडियम कार्बोनेट, और यहां पे बच्चे मैंने लिखा Na2CO3.10H2O, इस तरह से लिखा। नाउ ये ऊपर वाला क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। समझ में आ गया? ये आपके लिए क्या हो गया बच्चे? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। नेक्स्ट वन, ये क्या होता है बच्चे आपके लिए? सोडा ऐश, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब बेटा, अनहाइड्रस मतलब उसके साथ कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है। अगर उसके साथ पानी नहीं है तो ये आपका अनहाइड्रस बन गया। इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे? सोडा ऐश, इस तरह से बोल दिया। नेक्स्ट वन, ये हाइड्रेटेड होता है, इसके लिए बच्चों मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने बोल दिया वॉशिंग सोडा बोल दिया, वॉशिंग सोडा। सर लेकिन सोडा ऐश से वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे? बेटा इसका क्या करो? क्रिस्टलाइजेशन करो। क्रिस्टलाइजेशन मतलब हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका बनाओ, ठंडा करो। ठंडा करने के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्रिस्टल के साथ जुड़ जाते हैं। उसको मैंने क्या बोला? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरह से बच्चा ये कहानी हो जाती है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते बच्चे। अब मुझे बताओ वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है? Na2CO3.10H2O का यूज क्या होता है? तो ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चे ये यूजेस आपको कुछ भी करके करने पड़ेंगे। वॉशिंग सोडा इज
ऑल्सो यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर। बच्चे क्या आपको पता है व्हाट इज मीन बाय परमानेंट हार्डनेस? रिमेंबर परमानेंट हार्डनेस मतलब क्या होता है? अगर आपके पानी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट है, आई रिपीट, देखो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं बच्चे। रिमेंबर अगर आपका परमानेंट हार्ड वाटर है मतलब आपके पानी में क्या होता है? कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम के सॉल्ट है। समझ में आ गया? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट है पानी में, इसका मतलब वो वाटर आपका क्या बन गया? परमानेंट हार्ड वाटर बन गया। वो सॉल्ट कौन से होते हैं बच्चे? तो इट इज नथिंग बट योर कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे? इस कैल्शियम को ही हमें हटाना है। कैल्शियम को हटाओ बच्चे, अगर पानी में से कैल्शियम को हटा दिया तो क्या बनेगा? अरे वो पानी अब फ्री फ्रॉम हार्ड, मतलब हार्डनेस उसका निकल जाता है। तो हार्डनेस निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा बच्चे? मैं यहां पे यूज करूंगा वॉशिंग सोडा का सोल्यूशन इस्तेमाल करूंगा। वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करूंगा। और बच्चे यहां पे क्या मिलेगा पता है आप लोगों को? यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, CaCO3 प्लस ट्वाइस NaCl बनेगा। इसका मतलब बेटा इस वॉशिंग सोडा ने कैल्शियम को हटा दिया। कैल्शियम को हटा दिया मतलब उसका प्रेसिपिटेशन हो गया। अगर पानी में प्रेसिपिटेशन हो गया बच्चे तो कैल्शियम हट गया। कैल्शियम हट गया तो इसका मतलब बेटा परमानेंट हार्डनेस रिस्पॉन्सिबल। कि कौन रिस्पॉन्सिबल था परमानेंट हार्डनेस के लिए? कैल्शियम वाज रिस्पॉन्सिबल। तो कैल्शियम को मैंने हटा दिया। अरे बच्चों कैल्शियम को हटा दिया तो क्या परमानेंट हार्डनेस भी आपका हट जाता है। और यही बात होती है, इट इज इफेक्टिवली रिमूव परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर। मतलब इट रिमूव्स कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम कटायन फ्रॉम द वाटर बाय डूइंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया? इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट मतलब बेटा लॉन्ड्री पर्पस के लिए यूज करते हैं, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके यूजेस होते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ लेते हैं तो आगे का कंसेप्ट क्या होता है बच्चे? व्हाट इज मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट होता है, इसको जरूर आप लोगों ने करना है। लेकिन बिफोर आई गो टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों मैं आपको कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं। जैसे बच्चे मैंने लिखा यहां पे NaCl, मैंने लिखा यहां पे KCl, NaNO3, इस प्रकार से मैंने कुछ सॉल्ट्स को लिखा है। ये सभी सॉल्ट्स क्या हो गए पता है बच्चे? अनहाइड्रस सॉल्ट। अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। विदाउट वाटर मतलब इनके साथ कोई वाटर नहीं है, कुछ वाटर नहीं, ये अनहाइड्रस। नाम क्या पड़ गया बच्चे इनको? अनहाइड्रस सॉल्ट, इस तरह से बन गया। लेकिन बच्चे मैंने यहां पे लिख दिया CuSO4.5H2O, कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट वन बच्चे मैंने लिखा यहां पे CaSO4.2H2O। रिमेंबर ये सॉल्ट तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे पहले चैप्टर में, FeSO4.7H2O। ये इनके साथ क्या बवाल है जरा रखना बच्चे? इनके साथ सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल और फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और एक एग्जांपल ले सकते हैं बच्चे, और एक एग्जांपल जैसे वॉशिंग सोडा का एग्जांपल Na2CO3.10H2O, इस तरह से एग्जांपल है। मुझे बताओ यहां पे पानी नहीं है, ये सॉल्ट के साथ पानी नहीं है, लेकिन ये सॉल्ट के साथ क्या आ गया? पानी आ गया। जब उसके साथ पानी आ जाता है बच्चे, और ये पानी कैसा रहेगा? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। जैसे बच्चे यहाँ पे 5 है, कॉपर सल्फेट के 5, तो 5 ही रहेंगे, 6 7 8 नहीं रहेंगे। यहाँ पे 10 है तो 10 ही रहेंगे, 7 है तो 7, 2 है तो 2 रहेंगे। इसको बच्चे मैंने क्या बोला? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बेटा ये तुम्हारे सॉल्ट हो जाते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गए। सर लेकिन ये पानी कैसे जमा? जब बेटा उसका क्रिस्टलाइजेशन हम लोग कर रहे थे, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे, FeSO4 का क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उस क्रिस्टल के साथ अटैच्ड हो गए। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल FeSO4 क्रिस्टल के साथ अटैच्ड हो गए, इसीलिए बच्चे इसको मैंने क्या बोला? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल दिया। चलो बच्चों इसी के ऊपर ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। FeSO4.7H2O बेटा मैं इसको बोलता हूं ग्रीन विट्रियोल। क्या बोल दिया इसको मैंने? ग्रीन विट्रियोल। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन ग्रीन विट्रियोल, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट वन सोडियम कार्बोनेट.10H2O, इसको बच्चे मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोला वॉशिंग सोडा। समझ में आ गया? इसको मैंने बोला वॉशिंग सोडा हाइड्रेटेड। बेटा इसका नाम क्या होता है पता है? आयरन 2 सल्फेट, दैट इज अ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मतलब क्या होता है? 7 वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ। तो बच्चे ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा का मतलब होता है 7, हेप्टा का मतलब होता है 7। और ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम आ गया
इसका डेका, डेका का मतलब होता है 10, समझ में आ गया, डेका हाइड्रेट हेप्टाहाइड्रेट, ये होता है बच्चे आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O, इसको दोस्तों मैं बोलता हूं जिप्सम। इसके ऊपर तो कई सारे सवाल पूछेंगे। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट और यू कैन से डायोहाइड्रेट, बाइहाइड्रेट डाई, बाइम का मतलब होता है दो वाटर के मॉलिक्यूल से, डाइहाइड्रेट बाइहाइड्रेट, इस तरह से बोल दिया। नेक्स्ट वन कॉपर सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O, इसको बच्चे मैं बोलता हूं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल सबको पता है, ब्लू विट्रियोल कलर कौन सा रहेगा, तो ब्लू कलर का रहेगा। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इट इज कॉपर सल्फेट 5H2O का मतलब होता है बच्चे ये होता है आपके लिए पेंटाहाइड्रेट। क्या हो गया, पेंटाहाइड्रेट हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो इसके कॉमन नेम एज वेल एज उसके IUPAC नेम मैंने सारे यहां पे बता दिए आप लोगों को, ताकि कभी कंफ्यूजन ना रहे। बेटा बस याद रखना 7 वाटर है हेप्टाहाइड्रेट, 10 वाटर है तो डेकाहाइड्रेट, 5 वाटर है तो पेंटाहाइड्रेट, समझे ना। इस तरह से बेटा उसके नामकरण हम लोगों ने अभी कर लिए, ये सारे हाइड्रेटेड हो जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या, ड्यूरिंग द फिक्स्ड नंबर, देखना फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, समझ में आ गया। मतलब जब बेटा फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे कहां पे, एक यूनिट फॉर्म ऑफ सॉल्ट में रहेंगे, एक यूनिट में फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में रहेंगे, उसको मैंने क्या बोला बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि अभी 4-5 एग्जांपल तो अभी हम लोगों ने लिए थे बच्चे, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके शुरू हो जाते हैं बच्चे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन ब्लू विट्रियोल, मतलब बेटा जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट आते हैं, अगर आप उसको गर्म करोगे तो आपको क्या दिखाई देता है, यही मैं बात करना चाहता हूं। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ब्लू विट्रियोल इज नथिंग बट योर CuSO4.5H2O। बेटा ये ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कौन सा कलर का सॉलिड है, ब्लू कलर का। अगर आपने डायग्राम को अच्छी तरह से देखा, इस फिगर को अच्छी तरह से देखा, तो यहां पे ये ब्लू विट्रियोल था बेटा, गर्म कर रहा हूं, गर्म करने के बाद यहां पे जरा एक ना इट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सारे एक्सप्लेनेशन में देना चाहता हूं। CuSO4.5H2O को लिया बच्चे, मैंने इसको स्ट्रॉन्ग गर्म कर दिया, तो पहले तो 5 वाटर मॉलिक्यूल भागेंगे, समझ में आ गया, पहले तो 5 वाटर मॉलिक्यूल भागेंगे बच्चे। जरा एक ना यहां पे वो 5 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल जरा एक ना ये कंडेंस्ड हो चुके हैं। कहां पे कंडेंस्ड, ऑन द कूलर पार्ट ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, ऑन द कूलर पार्ट ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल जमा हो चुके हैं, कंडेंस हो चुके हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन राइट नाउ, ऑन द कूलर पार्ट ऑफ अ टेस्ट ट्यूब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब वहां पे वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस हो चुके हैं। बच्चे मुझे बता ये कौन से कलर का सॉल्ट था, ये आपका था ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझ में आ गया, ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड था। लेकिन बच्चे ये क्या बन गया, ये आपका अनहाइड्रस बन गया। ये क्या था, हाइड्रेटेड था, अब ये क्या बनेगा, अनहाइड्रस। अच्छा अनहाइड्रस कौन से कलर का होता है बच्चे, तो इट इज कन्वर्ट इनटू व्हाइट एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एक एक शब्द यहां पे इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे, भूलो मत इसको। रिमेंबर ये कौन से कलर है, ये ब्लू है, ये व्हाइट है, दोनों सॉलिड है। सॉलिड के 2 प्रकार रहते हैं बच्चे, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। बेटा ये पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये ब्लू कलर का सॉलिड था ना, ये ब्लू कलर का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो क्रिस्टल थे क्रिस्टल, लेकिन उसको गर्म करने के बाद वो एमोर्फस में कन्वर्ट हो गए। तो बच्चे मैंने क्या लिखा, ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड कन्वर्ट इनटू व्हाइट एमोर्फस सॉल्ट, राइट ना, व्हाइट एमोर्फस इज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। ऑब्जर्वेशन प्लस केमिकल रिएक्शन, बेटा पानी तो चला गया, ओनली CuSO4 लिखा होगा तो अनहाइड्रस, CuSO4.5H2 लिखा होगा तो हाइड्रेटेड सॉल्ट ये रहेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। हीटिंग, ये तो कई बार हम लोगों ने कहां पे किया था बच्चे, ग्रीन विट्रियोल पहला चैप्टर था हमारा, पहला चैप्टर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। बच्चे मुझे बता पहले तो ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O, समझ में आ गया। अगर पहले इसको गर्म करोगे तो वो पहले अनहाइड्रस में कन्वर्ट हो गया, अनहाइड्रस, समझ में आ गया, अनहाइड्रस में कन्वर्ट हो गया, विच वाज व्हाइट इन द कलर। पहले ये कौन सा कलर था, पेल ग्रीन कलर का था बच्चे, कौन से कलर का था, पेल ग्रीन कलर का। अब ये थोड़ा सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब क्या करो, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग गर्म करो, जरा एकदम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको हीट कर लेना बच्चे। FeSO4 को ज्यादा स्ट्रॉन्गली हीट करने के बाद आपका बन जाता है Fe2O3 प्लस 2 गैसेस निकल गए बेटा, SO2 एंड SO3 गैस। कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चे,
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि आपने हीट कर दिया, हीट करने के बाद डिकम्पोज हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। कौन से दो गैसेस निकले, कोई मुझे बताएगा? SO2 एंड SO3 गैस। अच्छा, दोनों के दोनों गैस कौन से रहेंगे? एसिडिक इन नेचर। दोनों गैस का नेचर क्या रहेगा? pH is less than 7. pH is less than 7. This is a very important observation related with hydrated FeSO4, जो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल को गर्म करने के बाद ये आपका बन जाता है केमिकल रिएक्शन। समझे बच्चों? चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन, हीटिंग ऑफ अ जिप्सम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है पूरे चैप्टर में, हीटिंग ऑफ जिप्सम। बेटा कई बार पूछा गया, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। ये कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को बच्चे जिप्सम बोला गया। डाइहाइड्रेट होता है, याद रखना, ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन जब भी बच्चों इसको गर्म करोगे, गर्म कितना करोगे? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होते हैं दोस्तों। रिमेंबर, कभी कभी डिग्री सेल्सियस में पूछते, कभी कभी केल्विन में पूछते हैं कि डिग्री को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करो, तो 273 को ऐड कर देना। 100 में 273 को ऐड कर दिया, 373 हो गया। अब बच्चे अगर आपने कांस्टेंट 100 डिग्री सेल्सियस रखा है टेम्परेचर यहां पे, तो क्या होगा? आपका कैल्शियम सल्फेट आधा वाटर मॉलिक्यूल, आधा वाटर मॉलिक्यूल कभी आधा होता है क्या? आधा मोल। समझ में आ गया? मतलब एकदम साइंटिफिक अप्रोच रखा तो आधा मोल वाटर वहां के वहां रह गया और यहां पे 1.5 मोल वाटर निकल गया। 1.5 मोल, समझ में आ गया? ये काफी इंटरेस्टिंग होता है बच्चे। 1.5 मोल वाटर यहां पे निकल गया, इसका मतलब 1.5 वाटर यहां पे निकल गया। अगर 1.5 वाटर निकल गया बेटा, दो में से 1.5 वाटर निकल गया तो आधा तो रह गया ना। किसके पास रह गया आधा? CaSO4 के पास रह गया आधा, तो इट विल बी 1/2 वाटर रह गया। बेटा इसको बोलता हूं मैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा। समझ में आ गया? इसको बच्चे कभी कभी बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बच्चे ये शब्द आपको जरूर याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम लोग बोलते हैं POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गया बच्चे? क्या बोला मैंने उसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए बच्चे जरा देखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमेशा बंद डब्बों में रखा जाता है या फिर जिप बैग में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ गया एकदम कड़क हो जाता है। वो कड़क बेटा वो जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? जिप्सम बनने वाला है। तो इसलिए कैल्शियम जो हेमीहाइड्रेट होता है POP, हम लोग उसको क्या करते हैं बच्चे? एकदम सील पैक उसको रख देते हैं हम लोग हमेशा के लिए। ये होता है आपका जिप्सम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझे ना। यूजेस ऑफ अ जिप्सम। अरे जिप्सम कहां पे यूज करते हैं बच्चे? याद रखना, आर्ट एंड स्कल्पचर में यूज करते रहते हैं। मॉडल्स बनाने के लिए बच्चे हम लोग आर्ट के मॉडल बनाने के लिए यूज करते रहते हैं। अच्छा, किसी का अगर आपके दोस्त का हाथ या फिर हड्डी पसली टूटी होगी तो बेटा उसका फ्रैक्चर ठीक करने के लिए भी हम लोग मॉडल, कास्ट या फिर डेंटल इंप्रेशन के लिए हम लोग वहां पे यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट वन बच्चे, सीमेंट में वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सीमेंट इज नथिंग बट योर जिप्सम होता है बच्चे, विच कॉजेज द हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। वहां पे यूज करेंगे बच्चे। तो ये सारी बातें हो जाती है तुम्हारी रिलेटेड विथ पूरा चैप्टर। समझे ना? तो चलो बच्चों, यहां तक हमने ये पूरी जर्नी हमारी खत्म हो चुकी है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के रिलेटेड। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में, तो आपने बने रहना बच्चों। थैंक यू वेरी मच।